हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के लिए हम जीके जीएस की सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। और उस जीके जीएस की सेट प्रैक्टिस में हम मोस्ट 1000 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे। 2 या 3 स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में होगा। और वैसे ही करके हम ये छठी जो पार्ट है इस सीरीज का उसमें पहुंच गए हैं। ईच जो सीरीज होती है, एक एक सीरीज में हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। हम इसलिए ऐसे प्रश्नों पर बात कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में आप देख रहे हो कि लेवल एग्जामिनेशन का बढ़ते चला जा रहा है, तो आप पहले से यदि प्रैक्टिस करके ऐसे प्रश्नों को रखते हो तो एग्जामिनेशन में आपको जो जो हड़बड़ी होती है ना, जो आप पैनिक हो जाते हो वो नहीं होगे। ठीक है, बस इतना ही इसका जो है वो मकसद है, बाकी चीजें आपको आती हैं। बस आपको ये स्टेटमेंट वाइज पूछ देता है ना, तब आप गड़बड़ कर जाते हो। तो इस कारण से ऐसी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले कि यदि वीडियोस आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, बीपीएससी एईडीओ करके जीके जीएस सीरीज करके बना हुआ है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ बिहार के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सारे का पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएगा। हाँ, हमारे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि विटामिनों के रासायनिक नाम जो होते हैं और उनके जो प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। तो टोकोफेरॉल जो है, बोल रहा है कि टोकोफेरॉल की कमी से मनुष्य जो होता है, ह्यूमन जो होता है, उसमें जो जनन क्षमता होती है, ठीक है, मनुष्य में जो जनन क्षमता होती है, जो फर्टिलिटी होती है, उसमें कमी आ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है। तो टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई है, उसका नाम है। इस कारण से जो आपको इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं या फिर इसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। तो इसको आप बोलते हो ब्यूटी विटामिन, या फिर इसको प्रजनन विटामिन, या फिर रिप्रोडक्शन विटामिन, रिप्रोडक्शन विटामिन इसको कहते हैं। इसकी कमी से जो जनन क्षमता होती है, जो फर्टिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। और हमारी जो मसल्स होते हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें भी कमजोरी आ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो नेफ्थोक्विनोन है। नेफ्थोक्विनोन या फिर इसको फिलोक्विनोन भी कहा जाता है। ये जो नेफ्थोक्विनोन है इसको आप फिलोक्विनोन भी कह सकते हैं। फिलोक्विनोन ऐसे लिखा जाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ये जो फिलोक्विन है या फिर नेफ्थोक्विनिन है, ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से जो है वो रक्त का जो थक्का बनना है उसमें कठिनाई होती है। तो ये तो आपको पता ही है कि रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है। रक्त का जो थक्का बनता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, फैक्टर 9। फैक्टर 9, जिस व्यक्ति में फैक्टर 9 नहीं होता है, ये बचपन से ही होता है, फैक्टर 9 नहीं होता है, उसमें जो है वो ब्लड का थक्का बनता ही नहीं है। तो जब ब्लड का थक्का नहीं बनता है तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ। मैं एक नाम उसका बता देता हूँ। उसको रॉयल डिजीज कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जो विक्टोरिया महारानी इंग्लैंड की थी उनमें देखा गया था, उनकी फैमिली में देखा गया था। इस कारण से इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। और बाकी इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है आप मुझे बताओ, जहां थक्का नहीं जमता है। बाकी थक्का जमने के लिए कैल्शियम के आयन जरूरत होता है, फाइब्रिन प्रोटीन जरूरी होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, प्लाज्मा जरूरी होता है। वो सब आगे हम कभी देख लेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन जो होता है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और इसकी कमी से जो है वो हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो यह एक ऐसा विटामिन है, एकमात्र विटामिन है ये भी कह सकते हो, जिसमें कोई मेटल जो है वो पाया जाता है, कोई धातु जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से जो है वो परनीसियस एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, लेकिन वो एनीमिया भी कैसा, तो उस एनीमिया को बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया।
परनीसियस एनीमिया इसको कहा जाता है। ठीक है, और इससे नर्वस सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सभी जो कथन है वो सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल होता है और कौन कौन सा जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो आपको कीड़ा याद रखना है, कीड़ा, KEDA, ये जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल होता है, मतलब इनको फैट के साथ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होता है। और बी और सी जो बचा हुआ है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक जो है विटामिन सी जो है वो अस्कर्बिक बीमारी होती है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की संकल्पना के संदर्भ में आपको बात करना है कि जो इकोसिस्टम होता है, जिसका हिंदी जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उस बारे में। तो इकोसिस्टम जो शब्द है वो पहली बार 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इकोसिस्टम शब्द है वो 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद थे एजी टॉन्सले, उनके द्वारा दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, जहां जीव जो है वो आपस और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ जो है वो अंतः क्रिया करते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है जहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। पहला बात तो वो खुद से इंटरैक्ट करते हैं, और दूसरा उसके जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उससे इंटरैक्ट करते हैं। तो ये भी जो स्टेटमेंट जो है वो सही होता है। परिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रकृति की मूलभूत इकाई होता है, जहां पे जैविक समुदाय जो होते हैं, पौधे हो गए, जानवर हो गया, और जो अजैविक समुदाय होता है जैसे मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, वो आपस में एक दूसरे से जो है वो ऊर्जा और पोषक तत्वों का जो है वो उसलिए कनेक्टेड होते हैं, एनर्जी लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक दूसरे से लेते हैं, इस कारण से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी आपको इकोसिस्टम शब्द पे आपको बात हुई, अभी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इकोलॉजी के फादर कौन है। सवाल आपसे आ जाएगा, इकोलॉजी के फादर। तो इकोलॉजी का फादर जैसे ही आएगा या फिर इकोलॉजी शब्द जैसे ही आएगा, या तो आप इकोलॉजी बोलो या फिर इकोलॉजी शब्द बोलो, ये दोनों जो शब्द है या फिर फादर है वो अर्नेस्ट हिक्कल ने दिया था। अर्नेस्ट हिक्कल या हेकल कह लो, इनके द्वारा ही दिया गया था। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि भारत में इंडियन इकोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो यहाँ पे जो है वो आपको रामदेव मिश्रा याद रखना है। रामदेव मिश्रा। इस संदर्भ में मेरा एक पूरा वीडियो है जिसमें किसको कौन नाम से जाना जाता है, तो वो यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे, तो उसको आप चेक कर सकते हो। मैं आई बटन पे भी लिंक देने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक रिपोर्ट और उनके जारीकर्ता संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। कौन कौन सा रिपोर्ट है वो कौन जो संस्थान है वो देती है, इस पे बात आई है। तो पहला जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट होता है वो जो है वो वर्ल्ड बैंक देती है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो रिपोर्ट देती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होता है, ग्लोबल वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट हो गया, और उसके साथ ही साथ जो एक और रिपोर्ट होता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। उसके साथ ही साथ एक जो रिपोर्ट होती है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है। तो ये तो सही हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये जो इंडेक्स होता है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये विश्व बैंक के द्वारा जो है वो जारी किया प्रकाशित किया जाता था, जिसे अब जो है वो बंद कर दिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसमें अनियमितता हो रही थी, इसमें डेटा की कमी हो रही थी, इस कारण से 2021 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसकी जगह अब जो है वो बिजनेस रेडी जो है वो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट इसकी जगह आएगा, तो वो प्रोजेक्ट जो आएगा उसको बोला जाएगा बी रेडी।
बी रेडी या फिर बिजनेस रेडी जो है वो आएगा, अभी अभी नहीं आया है, आने वाला है। तो यहां से भी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सवाल है कि इंडस रिवर सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो एकदम लाइन से आपको याद होना चाहिए, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, ये भारत वाली जो नदियां होती हैं, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। बाकी अफगानिस्तान से भी श्योक नदी आती है, गिलगित नदी आती है, कई सारी नदियां हैं, अफगानिस्तान है, पॉक है, इन सब से आती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है बात करते हैं। तो पहला है कि इन नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है, क्रम जो है वो सही बोल रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसे जो क्रम बोल रहा है, तो सबसे पहले आएगा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये भारत वाली है। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो सिंधु नहीं रख रहा है, तो चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही हो गया पहला स्टेटमेंट, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दूसरा है कि झेलम नदी जो होता है, झेलम नदी जो है वो पीर पंजाल जो पर्वत है, उसके उस वहां पे एक वेरी नाग झरना है, वहां से निकलती है। वेरी नाग जो झरना है वहां से निकलती है, तो झेलम नदी कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रेणी के पास से वेरी नाग झरने से निकलती है और वुलर झील से होकर जो है ये बहती चली जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। चिनाब जो नदी है वो सिंधु नदी तंत्र का सबसे बड़ी जो है वो सहायक नदी है। चंद्रा और भागा नदी जब मिलती है तब जाके चिनाब नदी जो है वो क्रिएट होती है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चिनाब जो नदी है वो सबसे बड़ी जो है वो सहायक नदी हो जाती है। और सतलज जो है यह तिब्बत का जो राकस ताल होता है वहां से निकलती है और सिपकिला दर्रा है उससे भारत में प्रवेश करती है। तो ये भारत में तो कम है, लेकिन तिब्बत से ये निकलती है तो उसका लेंथ वैसे करके ज्यादा होगा, लेकिन भारत में लेंथ की बात करें तो वो चिनाबी होगा। बाकी आपको पता होगा कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था, सिंधु जल समझौता जो हुआ था, वो उसमें जो पहले जो नदियां होती हैं ये कैसी नदियां होंगी, तो वही होगी वेस्ट की नदियां। और ये बाद वाली जो नदियां होंगी ये जो है वो ईस्ट की नदियां होंगी, पूर्व की नदियां होंगी। तो जो वेस्ट की नदियां होती हैं, जो वेस्ट की नदियां होती हैं, उन वेस्ट की नदियों का वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उनमें वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पाकिस्तान इसमें जो है वो 80% ले लेगा क्योंकि उनके पास है, और इंडिया जो है वो इसका 20% वाटर लेगा। वहीं जो ईस्ट की नदियां होती हैं रावी, व्यास, सतलज, इसमें जो है वो पाकिस्तान जो है वो 20% लेगा और इंडिया जो है वो 80% लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि जो सिस्टम अभी है, जो नदियों का जो एरिया है वो भारत में ज्यादा है। ठीक है, नदियों का जो एरिया है वो भारत में ज्यादा होता है, इस कारण से ये ले लेगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल जो समझौता है, उस संदर्भ में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो, सिंधु जल समझौता के बारे में जो भी चीजें जाननी है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो आप लिखोगे सिंधु, सिंधु जल समझौता या फिर इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। इस बारे में क्या क्या आपको जानना है? पहला कि ये जो है वो कब साइन हुआ, ये जो है वो कब साइन हुआ, तो साइन जो हुआ था वो हुआ था 1960 में। तो सितंबर 1960, सितंबर 1960 में साइन हुआ था। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे ये जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी, तो सिंधु जल समझौता है वो कराची में साइन हुआ था। कराची जो है वो पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे ये समझौता जो है वो साइन हुआ था। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हस्ताक्षर जो है वो साइन जो है वो कौन कौन किया था, तो दो साइन जो है वो आएंगे, पहला आएगा इंडिया से और दूसरा जो आएगा वो पाकिस्तान से आएगा। तो भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, उनके द्वारा साइन किया गया था। वहीं पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, अयूब खान, उनके द्वारा ये ट्रीटी पर साइन जो है वो किया गया था। सवाल आएगा तीसरा, चौथा सवाल आएगा कि मध्यस्थता, जो यहाँ पे जो मेडिएटर था वो कौन था, मध्यस्थता जो है वो किसने की थी, तो मध्यस्थता जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड बैंक है, इसके द्वारा जो है वो किया गया था। इसमें 6 नदियों का जो है वो बंटवारा हुआ था ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से। तो नदियां थी
सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो सिंधु झेलम चिनाब जो नदी थी, सिंधु झेलम चिनाब जो नदी थी, उसमें पाकिस्तान का क्या हिस्सा था और इंडिया का क्या हिस्सा था? तो पाकिस्तान का जो हिस्सा यहाँ पे था वो 80% था और इंडिया का जो हिस्सा था वो 20% था। लेकिन वही जो ईस्ट की नदियां हो गई, तीन नदियां ईस्ट की जो हो गई, वो क्या हुआ, तो वहां पे 20% पाकिस्तान का रहेगा पानी और 80% जो पानी है वो भारत यूज करेगा। इस तरह के से जो है वो इसमें बंटवारा जो है वो किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही जो है सवाल इस पे जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कई सारा जो है वो पनबिजली जो है वो भारत सरकार ने लगा रखा है, कई सारा जो है वो पनबिजली जो है वो जो पाकिस्तान की सरकार है उसने भी लगा रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया था, समझौता जो था इसके क्रियान्वयन के लिए, जो एक एक आयुक्त है वो दोनों तरफ से नियुक्त किया जाता है। बारी बारी से जो पाकिस्तान और भारत के जो सदस्य होते हैं वो होने होते हैं। आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीजें ना अब जो है ना वो खत्म होती दिख रही है, क्योंकि इस पर जो है वो उतना काम नहीं होता है। वो भारत का संबंध पाकिस्तान से वैसा है नहीं। भारत सरकार ने कई सारे जो है वो यहाँ पे परियोजनाएं बना रखी है, जैसे कि किशन गंगा जो परियोजना है, जो कि झेलम नदी पर बनाया गया है। वहीं पे रतेल पनबिजली परियोजना जो है वो रतेल हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो जो है वो चेनाब पे बनाया गया है। तो भारत का रुख रहा है कि भारत का कहना है कि ये परियोजना जो है ना वो समझौता के तकनीकी मानदंडों के अनुरूप ही है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो बाहर जा रहे हैं। ठीक ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये समझना होगा। बाकी आपको पता है कि सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और जो है वो दूसरी जो झेलम नदी मैंने बताया वो वेरी नाग से निकलती है। और जो तीसरी नदी जो है वो चेनाब नदी है, वो बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश है वहां से निकलती है। रावी की बात करें तो वो रोहतांग दर्रा से निकलती है। और ब्यास की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड है वहां से निकलती है। और सतलज तो आपको पता है राजस्थान तिब्बत है वहां से निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये ट्रिब्यूटरी जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, और कई सारी चीजें यहाँ पे समझनी है, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझो, ये काफी है। बाकी चीजें आती रहेंगी तो हम उनको डिस्कस जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, तो हम अपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने पेज पे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कौन सा बन जाएगा, तो एक और दो दोनों सही है, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पिगमेंट्स और उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फाइकोसाइनाइन जो है, फाइकोसाइनिन पिगमेंट जो है वो क्या करता है, तो फाइकोसाइनिन एक जो है वो पिगमेंट है जो कि वनस्पतियों में जो यूवी रे होती हैं, परावैंगनिक जो किरणें होती हैं, उनसे हानिकारक प्रभावों से बचाने में जो है वो सहायक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है फाइकोसाइनिन का, तो फाइकोसाइनिन को कहा जाता है कि ये जो फाइकोसाइनिन है, ये जो प्लांट्स होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, उनमें यूवी रे जो होती हैं उनसे जो भी नुकसान होता है उन नुकसानों से ये बचाता है। यूवी रे जो होता है, उस यूवी रे के जो भी नुकसान आने वाले हैं, उन नुकसान जो होता है उन नुकसानों से बचाता है। तो पहला तो स्टेटमेंट है, ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। जो फाइकोसाइनाइन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है और पौधे को यूवी रे से बचाता भी है। ठीक है, तो यह साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, ये भी याद रखना है। फाइकोसाइनिन जो है वो किसमें पाया जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो कोई साइनोबैक्टीरिया नहीं होता है, वो बैक्टीरिया नहीं है, वो जो है वो शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनो बैक्टीरिया जो होता है ये शैवाल है। और कौन सा शैवाल है, ये जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है। इसमें जो है वो फाइकोसाइनाइन जो है वो पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है लाइकोपिन, लाइकोपिन या फिर लाइकोपिन कह लो। यह जो है वो कैरोटीनॉइड है। ये क्या है, तो यह जो है वो कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड है। कैरोट में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये। और ये जो है वो टमाटर को, उसका जो चमकीला लाल रंग होता है ना, वो टमाटर को ये मिलता है, गाजर हो गया, तरबूजा हो गया, इन सब में ये मिलता है। तो ये तो सही हो गया, जो लाल रंग होता है उसके लिए प्रमुख जो है वो पिगमेंट है। तो ये एक दो और दो दोनों सही हो जाएगा।
और बात करें एंथोसाइनाइन की, तो जामुन और बैगन का जो बैगनी कलर होता है वो एंथोसाइनाइन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण जो होता है वो बैगनी कलर होता है। किसमें बैगनी कलर होता है? तो जामुन होता है। जामुन में, उसके साथ ही साथ जो बैंगन का बैगनी कलर होता है वो इसी कारण से होता है, ब्रिंजल का। तो ये समझ में आ गया। दूसरा कैरोटीनोइन, जो कैरोटीनॉइड हमने बोला, तो लाइकोपिन भी वही है। कैरोटीनिन जो है, इस कारण से गाजर का जो नारंगी रंग होता है, गाय का दूध का जो पीलापन होता है वो यही है। तो गाय का जो दूध है उसका जो पीलापन होता है वो इसी के कारण होता है, और गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो इसी के कारण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल हम बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी है और मौलिक अधिकार है, इनके मध्य जो है वो अंतर के संदर्भ में आपको बात करना है। तो पहला है, डिफरेंसेस की बात आती है कि कुटीर उद्योगों का जो विकास हुआ है, कुटीर उद्योगों का जो विकास हुआ है जिसके बारे में आर्टिकल 43 कह रहा है, और लोक व्यवस्था में जो सुधार हुआ है जिसके बारे में आर्टिकल 47 कह रहा है, वो नीति निर्देशक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। पहला सवाल ये है। तो आर्टिकल नंबर 43 क्या कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी या फिर कुटीर उद्योग जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए। और अनुच्छेद 47 कह रहा है कि पोषण पोषणहार का स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, ये सब जो है वो यहाँ पे कहा गया है, और ये सब आर्टिकल्स जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो है वो डीपीएसपी का जो भाग 4 है उसमें ये आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट के बारे में है कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो उनका लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कल्चर हो गया, उन सब के संरक्षण के लिए आर्टिकल नंबर 29 बात करता है। और मौलिक अधिकार है, ना कि नीति निदेशक सिद्धांत है। तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि भाग 3 में मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकारों पे बात करता है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, बाकी इस बारे में चर्चा आगे हो जाएगी। रबर जो होता है वो बहुलकीकरण, जिसको पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्राकृतिक रबर जो है वो मुख्य रूप से आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है, एक पॉलीमर होता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन नामक एक मोनोमर होता है, उसी का ये बहुलक है। आइसोप्रीन क्या है? तो ये एक मोनोमर है, मोनोमर है, और इसी मोनोमर का बहुलक जो है वो प्राकृतिक रबर जो है वो होता है। तो रासायनिक रूप से यह जो है वो सीस 1 4 पॉली आइसोप्रीन इसको कहा जाता है। इसको जो है वो आइसोप्रीन को क्या बोलते हैं, कभी पूछ लिया जाए, क्योंकि लेवल जो है ना वो बढ़ रहा है एग्जामिनेशन का। सीस 1 4 पॉली आइसोप्रीन, लेकिन नॉर्मली हम आइसोप्रीन इसको कह देते हैं, पॉली आइसोप्रीन। ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट बात करता है वल्कनाइजेशन की। हमने कई बार इस ऐसे क्वेश्चंस को चर्चा किया है। वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया में रबर में क्या किया जाता है कि सल्फर के साथ उसको जो है वो गर्म किया जाता है, और ताकि इसकी अस्थायित्व जो है वो बढ़ सके, इसकी जो हार्डनेस वो बढ़ सके, इसका जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ सके। सल्फर के साथ इसीलिए जाते हैं क्योंकि इसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर पाए, और इसको वल्कनाइजेशन कहा जाता है। तो ये भी जो है वो आपका स्टेटमेंट सही होता है। प्राकृतिक रबर जो है वो बहुत नरम होता है, बहुत चिपचिपा होता है, इसे आपको कठोर बनाना है, इसे आपको इलास्टिक बनाना है, और इसे जो है वो ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ानी है। तो इसके लिए वल्कनाइजेशन जो है वो प्रोसेस किया जाता है, जिसमें इसको गंधक जो कि सल्फर है उसके साथ गर्म किया जाता है। और ये जो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस है, इस वल्कनाइजेशन के प्रोसेस को किसने खोजा था? तो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस का फाउंडर अभी आपसे पूछ लिया जाए, किसने इसको पहली बार जो है वो खोजा था? तो इसको जो है वो गुड ईयर ने खोजा था, चार्ल्स गुड ईयर। चार्ल्स गुड ईयर ने इसको खोजा था। तो ये ध्यान आपको रखना है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में जल संसाधन के उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वाटर रिसोर्सेज जो है वो भारत में कैसे है, इस संदर्भ में बात करना है। तो भारत का धरातलीय और जो भौमिक जल होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो दोनों का सर्वाधिक उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु किया जाता है।
तो भारत के उपलब्ध जितने भी जल संसाधन है उसका लगभग 89% जो है वो भूजल है। लगभग 89% जो है वो खास करके उत्तर भारत में भूजल जो है वो ज्यादा होता है। और 78% जो है वो धरातलीय जल है, जिसको सतही जल जो है वो कहा जाता है। तो इसका भौजल जो यदि 100 मान ले, ग्राउंड वाटर को यदि 100 माने, तो इसका 89%। और यदि धरातलीय जल को 78% माने, 100 माने, तो इसका जो है वो 78% जो है वो सिंचाई के रूप में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो पहला तो सही हो गया, पहला तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में, जो औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स होते हैं, उनमें जल की उपयोग के मामले में यह जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। कृषि के बाद जो जल यूज होता है वो एग्रीकल्चर एरिया में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में होता है, ये बोला जा रहा है। तो जल का उपयोग के मामले में ये दूसरा नहीं होता, बल्कि दूसरा जो स्थान आता है वो डोमेस्टिक का आता है। घरेलू यूज जो आप करते हो ना, घर पे जो आप कपड़े धोते हो, खाना बनाते हो, घर को साफ करते हो, तो घरेलू जो डोमेस्टिक यूज होता है ना, डोमेस्टिक एरिया जो होता है, सेक्टर जो होता है, वो सेकंड पोजीशन पे आता है। इंडस्ट्री की बात करें तो वो किस पे आता है, तो वो थर्ड पोजीशन पे आता है। तो याद रखिएगा, पहला जो है वो एग्रीकल्चर आएगा सबसे ज्यादा वाटर को यूज करने में। दूसरा जो आएगा वो डोमेस्टिक आएगा, बहुत चौंकाने वाले ये फैक्ट है, डोमेस्टिक आएगा। और तीसरा जो आएगा वो इंडस्ट्री आएगा, इंडस्ट्री आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा ये फंसाने का आपको प्रयास करेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा और पहला जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका फिनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है, जो वित्तीय ढांचा जो होता है, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला है कि वर्तमान वित्तीय व्यवस्था के तहत जो है वो केंद्र और राज्य के मध्य जो जो फिनांस होता है, जो पैसा होता है, जो निधि होता है, उसका विभाजन जो है वो सामान्यतः 60 और 40 के अनुपात में चलता है। मतलब ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर जो है वो इसमें पैसा जो है वो देता है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर का ये स्कीम है, नॉट स्पॉन्सर्ड। उसमें 100% पैसा जो है वो भारत सरकार ही देगी, लेकिन इसमें राज्य और सरकारें जो है वो दोनों मिलकर काम करती है। तो इसमें 60% जो है वो भारत सरकार देगी, और जो है वो 40% जो है वो उस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। वर्तमान की जो स्थिति है उसमें सर्व शिक्षा अभियान में, जिसमें सर्व शिक्षा जो अभियान है वो विलय हो गया है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो केंद्र और राज्यों का जो बंटवारा होता है वो सामान्य राज्यों में 60-40 होता है, ठीक है। लेकिन वही यदि पर्वतीय या फिर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां पे ये अनुपात जो है वो 90 और 10 रखा गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वहां पे जो परिणाम होता है, जैसे कि पूर्वोत्तर के कितने राज्य होंगे, तो पूर्वोत्तर के यहाँ पे 8 राज्य रखे जाते हैं। 8 राज्य पूर्वोत्तर के हो गए, और जो कुछ जो है वो पहाड़ी राज्य या फिर हिमालय स्टेट होता है वो 2 हो जाते हैं। पहला जो है वो यूके हो जाता है, और दूसरा जो है वो हिमाचल हो जाता है। इन दोनों जगह भी यही जो है वो सिस्टम लागू होता है। और वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, क्योंकि वो केंद्र केंद्र के द्वारा शासित हो रहा है, तो मतलब कि केंद्र के द्वारा हो रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, यूटी जो होता है, वहां पे जो है यूटीज में 100% पैसा जो है वो भारत सरकार देगी, ठीक है। 100% जो है वो पैसा भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये आपको समझना है। बाकी हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख जो है वो कार्यक्रम है, जिससे जो है वो प्राथमिक शिक्षा और जो सार्वभौमिक करण की बात आती है। तो इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, डिटेल से जानते हैं, क्योंकि समझने का जो है वो सिस्टम ये है। तो हम पढ़ रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका क्या काम होता है, तो ये जो है वो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए स्टार्ट किया गया था। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इस पे जो है वो इसके लिए यह स्टार्ट जो है वो किया गया था। यदि हम इसके फैक्ट की बात करें कि क्या क्या चीजें यहाँ जाननी है, तो ये जो है वो 2001 के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी है, उनके द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। वाजपेयी है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहीं पे जो है वो संविधान संशोधन किया गया था, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। इसमें क्या किया गया था कि इसमें जो है वो आर्टिकल नंबर 21A में जो है वो शिक्षा को डाल दिया गया।
मौलिक अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो शिक्षा को बना दिया गया और कह दिया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का जो है वो मौलिक अधिकार जो है वो बना गया और नारा दिया गया कि सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़ें और सब बढ़ें। ये जो है वो नारा दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई, लैंगिक समानता की बात की गई, जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाने पे नहीं बात की गई, यहाँ पे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे बात की गई। ठीक है, स्कूल छोड़ना है उसको जो है वो कम करना है, तो इन सब पे बात की गई। अब इसके सारे, अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ना, जिसको समग्र शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया है, ये जो है वो कई सारे जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर आते हैं। जैसे आपको आ जाएगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जैसे इसमें कई सारे जो है वो इसके कंपोनेंट आते हैं। इसके कंपोनेंटों में यदि हम बात करें तो पहला जो आता है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, ये जो विद्यालय है वो एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, माइनॉरिटी हो गया, इनके जो लड़कियां हैं ना, इनके लिए हॉस्टल विद्यालय है। यहाँ पे हॉस्टल की भी व्यवस्थाएं जो है वो की जाती है। दूसरा जो विद्यालय आता है वो होता है पढ़े भारत बढ़े भारत। ये जो है वो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था इसमें। इसमें जो है वो लिटरेसी पे बात की गई थी, न्यूमरेसी पे बात की गई थी और कई सारे जो है वो डिजिटल इनिशिएटिव जो है वो आजकल भारत सरकार के द्वारा जो है वो चलते रहते हैं। बाकी आपको याद रखना है कि जो एक सिस्टम है आरटीआई, कौन सा सिस्टम है? आरटीआई। आरटीआई का मतलब क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट टू एजुकेशन की बात हुई। तो 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो आया। ये अधिनियम जो है वो कब आया? तो ये 2009 में ये एक्ट जो है वो आया और बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान को इसी कानूनी ढांचे के अंदर जो है वो डाल दिया गया। और ये जो अभियान है वो लागू कब किया गया? तो लागू जो है वो 2010 में किया गया था। ये भी सवाल दोनों जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है वो उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है और इसने कई सारा जो है वो उपलब्धियां जो है वो हासिल की है। और आपको याद रखना है कि डीपीएसपी है, वहां पे बात की गई है शिक्षा की। तो डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर किस में बात की गई है? डीपीएसपी का जो मूल संविधान था उसमें आर्टिकल नंबर 45 डीपीएसपी का क्या बोलता है, आप इसको जानो। मूल संविधान में 10 वर्षों के भीतर जो है वो मुक्त शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। वहीं बात करें आपको 41 का वन का के जो है, यहाँ पे जो है वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। और आपको ये भी पता है कि जो एसटीजी होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है, उसका गोल नंबर 4 जो है वो शिक्षा की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण जो है वो शिक्षा की बात करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जो अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, उसके विकास में वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में आपको बात करनी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो माना जाता है। तो ये तो अनडाउटेड सही आंसर है। दूसरा जो है वो विलियम विटसन है, उनको आधुनिक अनुवांशिकी का जनक जो है वो कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने ही 1905 में जेनेटिक्स जो वर्ड है उसको भी यूज किया था। तो जेनेटिक वर्ड यूज किया था, जेनेटिक्स जो वर्ड है वो भी पहली बार इन्होंने ही यूज किया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा सवाल आपको एनसीईआरटी जब 11th का पढ़ेगा ना, तो वहां पे एक और नाम आपको मिलेगा, वो मिलेगा टी एच मॉर्गन। टी एच मॉर्गन, टी एच मॉर्गन ने क्या किया था? तो इनको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर। इनको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक के फादर इनको कहा जाता है। इन्होंने जो ड्रोसोफिला मक्खी है ना, उस पर प्रयोग करके जो है वो अपना जो है वो जो स्टेटमेंट्स है वो दिया था। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 11वां नंबर का है कि भारतीय प्रेस के इतिहास में इंडियन मिरर एक जो है वो उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो इंडियन मिरर जो है वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो था। तो सबसे पहला तो यही है कि ये कलकत्ता से छपता था। पहला सवाल आपको यही पूछा जाएगा, एक एक करके जब पूछा जाएगा तो कलकत्ता से छपता था, इंडियन मिरर इसका नाम था। दूसरा सवाल कि ये अंग्रेजी समाचार पत्र था।
अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1861 में। 1861 में जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था और यह जो है वो भारत का, यह जो है वो पहला भारतीय दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक मतलब डेली आने वाला, वीकली मतलब सप्ताह में जो आता है, तो ये डेली आने वाला फर्स्ट पेपर था। तो फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडियन डेली न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश में था। तो फर्स्ट जो है वो डेली न्यूज़पेपर था, इंग्लिश में आती थी। तो ये पहला न्यूज़पेपर रहा जो डेली आती थी और इंग्लिश में आती थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष हैं इनके संपादक और प्रकाशन से घनिष्ठ जो है वो संबंधित जुड़े हुए थे। तो इसकी स्थापना और संपादक की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, और जो मनमोहन घोष जो थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और बाद में इसमें जो है वो केशव चंद्र सेन ने भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी, और इसे जो है वो ब्रह्म समाज के विचारों का मुख्य पत्र इसको बनाया था। तो बाद में केशव चंद्र सेन इससे जुड़े हुए थे, केशव चंद्र सेन जो है वो इससे जुड़े हुए थे, और इन्होंने आर्य समाज बोल रहा हूँ, ब्रह्म समाज से इसको जो है वो जोड़ा था। ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका के रूप में इसे जो है वो जो है वो जाना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, और मनमोहन घोष इससे संबंधित है। बंगाल गजट जो पत्रिका है वो भारत की 1780 में आया था, और जो कि भारत का पहला अखबार था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और चूंकि ये जो भारतीय विरोधी मतलब भारतीय बोल रहा हूँ, ब्रिटिश जो 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 सत्ता है उसके विरोध में लिखती थी, इस कारण से इसको जो है वो आगे चलकर बैन भी कर दिया गया था। और बाकी संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा आता था। तो कई सारी पत्रिका जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो भारत में यदि ऐसे बात करें कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, भारत में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पहली जो स्टार्ट की गई थी वो 1556 में स्टार्ट की गई थी, जो पुर्तगाल है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। पोर्टुगीज जो है, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में स्टार्ट किया गया था। तो पहला सवाल तो यही हो गया, फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया में बना था वो कौन सा था? तो 1780 मैंने बताया, जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा बंगाल गजट था। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो उडंट मार्तंडे था, जो कि 1826 में जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। फादर ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट की बात करें तो वो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो है वो स्टार्ट किया था। फर्स्ट वर्नाकुलर, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज वाला जो पत्रिका है वो समाचार दर्पण था, जो कि बंगाली में छपता था। ठीक है, जो कि बंगाली में छपता था। तो कई सारे समाचार पत्र है, जैसे हिंदू पेट्रियोट कभी काफी पूछा जाता है। तो हिंदू पेट्रियोट जो है वो हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि नील विद्रोह का समर्थन करता था। उसके बाद जो है वो मूक नायक जो है, मूक नायक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो मूक नायक के संपादक और एडिटर जो कहे जाएंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी और दलित अधिकारों पर बात करती थी। वहीं यंग इंडिया और हरिजन की बात करें तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, अंग्रेजी की थी, और जो स्वतंत्रता संग्राम में काफी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केसरी और मराठे की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। केसरी जो था वो किस लैंग्वेज में था? तो केसरी मराठी में थी, और मराठी जो है वो अंग्रेजी में थी। अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था, और वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात ये अंग्रेजी में बदल गई थी। राष्ट्र गुफ्तार जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, गुजराती में है। फारसी जो धार्मिक सुधार है उससे संबंधित था। मिरातुल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी में लिखा गया था। संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाली में लिखा गया था, और इस संवाद कौमुदी में ही सती प्रथा का विरोध जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा जो अखबारें लिखी गई हैं वो आपको याद होना चाहिए, केसरी और मराठा, और उनके भाषा से संबंधित भी सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको मुख्य रूप से सोम प्रकाश याद रखना है, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उनको रोकने के लिए जो वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट जो है वो लाया गया था, सोम प्रकाश को रोकने के लिए। कभी भी पूछा जाए कि सोम प्रकाश को रोकने के लिए, सोम प्रकाश जो पत्रिका थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, इसी को रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट जो है वो लाया था। प्रेस एक्ट से संबंधित कई सारे सवाल जैसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे सेंसरशिप एक्ट जो है वो सबसे पहले 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो है वो आया था।
उसके बाद रेगुलेशन एक्ट कई सारे आया था, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था, जिसको गैगिंग एक्ट बोलते थे, मुंह बंद करने वाला कानून बोले थे। इसी वर्नाकुलर प्लेस एक्ट को रिपन के द्वारा जो है वो हटा दिया गया था, लिट्टन ने इसको लाया था। तो कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे सवाल बीपीएससी में एक पूछा गया था कि बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था, तो ये द बिहार हेराल्ड था, जो कि 1875 में आया था। देखो मैं इस बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी में ऐसे सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार जो है वो पूछा गया आपसे। बिहार का अंग्रेजी अखबार है, लेकिन पहला है वो कौन सा है, तो सवाल ये पूछा गया है 70th बीपीएससी में और 71th, इसमें से दोनों में से कोई में पूछा गया था। द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड है। कब आया था, तो ये आया था 1875 में। 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, गुरु प्रसाद सेन है उनके द्वारा ये आया था। सर्च लाइट एक पत्रिका है जो बार बार बीपीएससी में पूछ लिया जाता है। सर्च लाइट पत्रिका जो है वो अखबार है, इसके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद हो जाएंगे। मुरली मनोहर प्रसाद, बीपीएससी में पूछ लिया गया है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नील दर्पण आपको पता है, नील दर्पण हो गया, हिंदू पेट्रियोट हो गया, इसका संबंध जो है वो नील विद्रोह से था। ठीक है, तो नील विद्रोह से था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इंडिपेंडेंस किसने लिखा है, तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा है। अल हिलाल किसने लिखा है, तो अल हिलाल हो गया, अल बिलाल हो गया, ये सब अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। बहिष्कृत भारत जो है वो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। इंडियन मिरर जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ये सब जो है वो एनी बेसेंट ने लिखा हुआ है। तो प्रेस के मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को भी कहा जाता है, मेटकॉफ अधिनियम लाया था। तो ये दोनों यहां से सही हो जाएगा स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा 12वां नंबर का सवाल हमसे पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगों के संचरण और वायु दाब के संदर्भ में आपसे बात की जा रही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान जो है वो कंप्रेशन वे स्थान होते हैं जहां वायु दाब और घनत्व जो है वो दोनों उच्च होता है। देखो साउंड वेव जो है वो ऐसे 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 चल रही है, बीच में ऐसे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऐसे ऐसे फिर चलने लगेगी, फिर जो है वो बीच में ऐसे ऐसे हो जाएगी, फिर जो है वो ऐसे ऐसे चलेगी, फिर बीच में ऐसे ऐसे होगी। साउंड वेव ऐसे ही चलती है। और एक जो है वो इस तरह से वेव चलती है, ठीक है, इस तरह से एक वेव चलती है। इसमें बीच ऐसे मान लो कि ये वाला बीच है, तो ऐसे जो है वो वेव चल रही है, ठीक है। ऐसे इसको रखो। साउंड वेव जो है वो कुछ इस तरह से चलती है। ये जो हो गया दूसरा वेव हो गया, और ये जो हो गया साउंड वेव हो गया, ठीक है। ऐसे वेव जो है वो चलती है। तो कंप्रेशन का सीधा सा मतलब हो गया कि जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो जब ध्वनि जो है वो निकलती है तो वो आगे की ओर बढ़ती है, और वह जो है वो अपने सामने की हवा को धकेल देती है, और वह जो है वो खुद धकेलती है, तो वहां पे कंट्रैक्शन तो आएगा, संकुचित खुद होगा। अब इस क्षेत्र में हवा के कण जो है वो पास पास आ जाते हैं, जिससे जो है वो वहां पर घनत्व और वहां का वायु दाब जो दोनों है वो बढ़ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि रेयर फ्रैक्शन जो है, विरल जो बोलते हैं, वे स्थान होते हैं जहां पे वायु दाब और घनत्व दोनों जो है वो कम होता है। तो ये वाला जो हो गया वो कंप्रेशन वाला एरिया हो गया, और ये वाला जो एरिया होगा वो रेयर फ्रैक्शन वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये रेयर फ्रैक्शन वाला एरिया हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहीं पे इसको जो है वो श्रिंग और ग्रत बोलते हैं। श्रिंग हो गया, और ये जो है वो गर्त हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसको जो है वो लैम्डा कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो जब कंपन करने वाले स्रोत पीछे की ओर हट जाते हैं, फिर से वही चीजें आती हैं, तो वो जो है वो फैल जाएंगी ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तरंगों के बारे में डिटेल से आगे चर्चा हम कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में जो है वो आवृत्ति कहा जाता है, तो इस बारे में बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि कोई तरंग जो है वो 2.5 सेकंड में 20 कंपन जो है वो पूरे करती है, तो उसकी आवृत्ति जो है वो 8 हर्ट्ज होगी। उसकी आवृत्ति जो है वो 8 हर्ट्ज होगी, ये पहला बोल रहा है। तो ऐसे देखो, निकालने का प्रयास करते हैं। कुल कंपन कितना कर रहा है, तो कुल कंपन जो है वो 20 कर रहा है। कुल समय कितना ले रहा है, तो कुल समय जो है वो ले रहा है, टाइम ले रहा है 2.5। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति जो होती है, वो क्या होता है कि कुल कंपन है, मतलब आप जो कंपन कर रहे हो वो कितने समय में कर रहे हो।
आपका जो कंपन हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, तो हम 20 कंपन कर रहे हैं, कितने समय में कर रहे हैं, तो हम जो 2.5 समय में कर रहे हैं, तो यहां से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 हर्ट्ज आ जाएगी। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है कि 8 हर्ट्ज आ गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि आवृत्ति जो होती है उसको प्रति इकाई समय में होने वाले कंपन की संख्या के अनुसार जो है वो प्रभावित किया जाता है। तो यस, यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, और इसका मात्रक जो है वो हर्ट्ज में ही लिखा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो दोनों यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है गोलाकार दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर के प्रकाशिक गुणों के संदर्भ में आपको कथन दिया हुआ है। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है उसे किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी त्रिज्या की आधी होती है। पहला सवाल तो यही है, स्टेटमेंट है कि एक जो है वो गोलाकार दर्पण है, ये जो दर्पण है, अब इसी को तो काट के हम दर्पण बनाएंगे ना, इसी को तो काटेंगे तो गोलाकार, चाहे तो वो इस तरह से आप बना लो, चाहे तो दर्पण जो आप है आप इस तरह से बना लो, या तो आप धंसा हुआ बना लो, ऐसे बना लो, नहीं तो जो है वो आप ऐसे दर्पण बना लो, यही तो बना सकते हो ना, यही तो दो तरीके से आप बना सकते हो दर्पण। तो यहाँ पे होता है ना कि गोलाकार दर्पण के जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा त्रिज्या की आधी ही होती है, ठीक आधी होती है। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, एफ बराबर क्या होता है, R/2। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वक्रता केंद्र जो है वो वह बिंदु है जो दर्पण की प्रवर्तक सतह का केंद्र होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है, जिसको सी से हम डिनोट करते हैं। तो दर्पण की प्रवर्तक सतह का केंद्र नहीं होता है, उसे जो है वो केंद्र को हमेशा पोल कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र जो होता है वो उस खोखले गोले का केंद्र होता है। वक्ता केंद्र जो होता है, वक्ता केंद्र जो होता है वो दर्पण के प्रवर्तक सतह का केंद्र नहीं है, वो जो है वो गोला है ना, इस गोले का जो केंद्र होगा ना वही जो है वो वक्ता केंद्र जो है वो कहा जाएगा, जिसका दर्पण एक भाग है। ठीक है, यही जो है वो दो दो गोले को काट के हटाए हैं, तब तो ये दर्पण जो है वो बना है ना, तभी तो ये दर्पण बना है। और ये दर्पण यदि बनाना है तो इस तरीके से गोले को रखेंगे, यही तो काट के हटाया है, तब जाके ये दर्पण जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यही तो काट के हटाया है तब ना यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए। तो दर्पण के सतह के बाहर जो है वो ये स्थित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पोल को पी से हम डिनोट करते हैं, जो कि मिरर का सेंटर होता है। मिरर का सेंटर जो है वो पोल होगा, उसको पी से हम डिनोट करते हैं। वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वो जो स्फेयर है उसका सेंटर होता है। और रिलेशन की बात करें तो आर बराबर हमेशा 2f होता है, आर बराबर 2f होता है, या फिर f बराबर R/2 होता है। बहुत ज्यादा ये सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज की विशेषताओं के संदर्भ में बात करना है आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, तो पहला सवाल पूछ रहा है कि विद्युत फ्यूज जो है वो तार बनाने में टीन और शीशा का मिश्र धातु का यूज किया जाता है। तो पहला सवाल स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जो एसएन है और पीबी है, इसी इसी को जो है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इससे जो है वो सोल्डर एलॉय से भी ये बनाया जाता है, सोल्डर एलॉय इसको कहा जाता है। लेकिन आप जब आधुनिक फ्यूज देखोगे ना, तो उस आधुनिक फ्यूज में आपको तांबा या चांदी भी हो सकता है, पर जो परंपरागत जो फ्यूज होता है वो टीन और लेड से ही मिलकर बना होता है। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि यह एक अच्छे फ्यूज तार का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो फ्यूज का जो तार होता है उसको लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि जैसे ही अधिक धारा आ जाए ना तो वो जो है वो पिघल कर टूट जाए। अब इसका जो प्रतिरोध जो है वो हाई होना चाहिए, ताकि वह जल्दी से गर्म हो सके, क्योंकि जूल का क्या है, जूल का लॉ जो है वो क्या है, जूल का हीटिंग इफेक्ट तो यही होता है ना कि H बराबर I² RT, एच बराबर I²RT, यही तो जूल का हीटिंग इफेक्ट होता है ना। तो जितना ज्यादा आप आई करंट दोगे, आई जो है वो जितना ज्यादा दोगे, करंट जो है वो जितना ज्यादा दोगे, तो उससे क्या होता है, करंट जैसे ही ज्यादा आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए, तभी तो वो गल पाएगा। और दूसरा, रेसिस्टेंस जो है वो उसका जितना ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस जो है वो उसका जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी वो गर्म होगा। आर जो है वो जितना ज्यादा होगा जितना जल्दी वो गर्म होगा, तो ये याद आपको रखना है। जूल का हीटिंग इफेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि एसिड रेन की बात आ रही है। एसिड रेन के रासायनिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं, स्टेटमेंट है कि अम्ल वर्षा में क्या होता है, तो H2SO4 की मात्रा जो है वो सामान्यतः सर्वाधिक होती है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड
की मात्रा जो है वो एसिड रेन में सबसे अधिक होती है, ऐसा जो है वो कहा जा रहा है। तो SO2 जो है वो पहला तो स्टेटमेंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा होता है। तो SO2 जो है वो पानी से क्रिया करके H2SO4 जो है वो बना लेता है, और अम्ल वर्षा लगभग जो है वो एसिड रेन जो होता है वो लगभग जो है वो 60 से 70% इसमें होता है। तो सर्वाधिक हिस्सा ये होता है, तो ये तो आपको याद रखना ही होगा। H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे बनता कैसे है, तो ये जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 जो है वो होता है। SO2 क्या करता है, तो ये नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का NO, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, इसके साथ ये मिलकर क्या बना लेता है, इसके साथ ये मिलकर जो है वो हवा में जो नमी, आगे हम इस बारे में बात करते हैं। तो H2SO4 जो क्या करता है ना, H2SO4 जो है, SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ये क्या करता है कि ये जो है वो क्रिया करके जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसी सल्फर डाइऑक्साइड से बना लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसी सल्फर डाइऑक्साइड से जो है वो बना लेगा, और ये जो है वो अम्ल में सबसे ज्यादा होता है, लगभग 60 से 70%। तो पहला तो सवाल जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा है कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 जो होता है वो अम्ल वर्षा का दूसरा जो है वो मुख्य घटक होता है। तो दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो है वो एन नाइट्रस ऑक्साइड है, HNO3 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, वो पानी से प्रतिक्रिया करते हैं और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। ये जो है वो वाटर से जो है वो रिएक्शन करेगा, और वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, नाइट्रिक एसिड जो है वो बना लेगा। तो ये जो है वो नाइट्रिक एसिड भी सही है, और ये दूसरा कंपोनेंट है ये भी सही है। तो फर्स्ट और दो तो दोनों सही हो गया। तो H2SO4 जो है वो सबसे ज्यादा होता है, देन जो है वो HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो उसके बाद ये आता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। तीसरा है कि अम्ल वर्षा जो है वो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण ही होता है। SO2 एंड NOx इसके उत्सर्जन के ही कारण होता है। तो ये सही है, ये हवा में नमी है उससे प्रतिक्रिया करके ये रिएक्शन करता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेल की लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो होता है उसके संदर्भ में आपको बात करनी है। पहला है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस को विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन या फिर अस्पताल ट्रेन के रूप में जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसकी जो शुरुआत हुई वो पहली हॉस्पिटल ट्रेन इसको कह सकते हो। इसकी शुरुआत जो है वो 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन इसको कहा जाता है। जीवन रेखा एक्सप्रेस इसको कहा जाता है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस इसको कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो दूर दराज के इलाकों में चिकित्सीय सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यह ट्रेन जो भारत के दूर दराज और जो दुर्गम इलाके हैं जाकर गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा और सर्जरी की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। यह भारतीय रेलवे और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की पहल थी। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंडियन जो रेल है और इम्पैक्ट ऑफ इंडिया फाउंडेशन, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन याद आपको रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। पाचन तंत्र के बारे में सवाल है कि पाचन में जो बाइल होता है ना, इसकी भूमिका के संदर्भ में बात करनी है। तो यह जो है वो लीवर द्वारा निर्मित होता है और गॉल ब्लाडर में संचित होता है। तो पहला तो सही हो गया, लीवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में संचित होता है। दूसरा इसका क्या है कि पाचन के दौरान पित्त का मुख्य कार्य जो होता है वो वसा का इमल्सिफिकेशन करना है। फैट के कई सारे ऐसे जो है वो ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको ब्लड जो है वो अपने आप में नहीं पचा पाता है, तो उनको तोड़ना होता है छोटे छोटे पार्टों में। तो जब छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देगा तब ये टूट गया छोटे छोटे पार्टों में। अब इन पे जो है वो लाइपेज लाइपेज जो है वो इन पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद इसको जो है वो पचा देगा। तो फैट को इमल्सिफाई करना है, उसके छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना ही कहलाता है, इमल्सिफिकेशन इसको कहता है। और जिसे वसा जो है एंजाइम होता है वो आगे चलकर इसको पचा देगा। याद आपको ये रखना है कि ये जो बाइल जूस जो है वो पाचन नहीं करता है, ये एंजाइम नहीं है। ये जो एंजाइम नहीं है ये आपको याद रखना है। मैंने डाइजेशन सिस्टम का जब लेक्चर डाला था तो उस बारे में बताया था। तो दोनों यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा और कार्य के जो मात्रक होते हैं उनके संदर्भ में आपको बताना है। ऊर्जा और कार्य के मात्रक जो है उसके बारे में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो जूल और अर्ग जो होता है वो दोनों ऊर्जा के मात्रक होते हैं, जहां एक जूल बराबर 10 10 अर्ग जो है वो होता है, ठीक है। तो जूल जो है वो ऐसा यूनिट है, अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है।
जूल जो है वो एसआई यूनिट है, और अर्ग जो है वो सीजीएस मात्रक होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, तो ये भी सही है। दूसरा है कि जूल पर सेकेंड जो है वो पावर का मात्रक होता है, जिसे वॉट भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। P बराबर W/T होता है, इसका मात्रक जो है वो जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वॉट के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया, तो दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि जीवों के स्वरूप और आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे बात करना है। तो वॉलवॉक्स वॉलवॉक्स एक एक जीव है जो शैवाल है, जो कि कॉलोनियल या फिर समूह बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो वॉलवॉक्स जो है वो एक हरा शैवाल होता है, ग्रीन शैवाल होता है, ग्रीन एल्गी होता है। ये हजारों कोशिकाओं का एक जो है वो गोलाकार उपनिवेश कॉलोनी के रूप में रहता है, और इसे जो है वो कोन युम्बीन भी कहते हैं। इसे जो है वो कोन युम्बीन भी कहा जाता है। उसके बाद है सवाल कि अमीबा और क्लेमेडोमोनास जो है वो एकल कोशिकीय जीव होते हैं जो स्वतंत्र रूप में रहते हैं। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, प्रोटोजोआ है। अमीबा एक प्रोटोजोआ ग्रुप में आता है। और दूसरी बात करें, क्लेमेडोमोनास जो है वो शैवाल है। ये दोनों जो है वो यूनिसेलुलर होते जीव होते हैं, और जो है वो स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, कॉलोनी ये नहीं बनाते हैं। तो दूसरा भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का जो सवाल है वो मध्य मध्य पाषाण काल के प्रमुख पुरातात्विक जो स्थल हो गया, उसके बारे में ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो सराय नाहर राय के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा है, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो पहला स्थान है कि सराय नाहर जो राय है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है, तो ये तो सही है। सराय नहर जो है वो मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा सवाल है कि यहाँ पे सामूहिक जो शवावधान होता है, जैसे कि 11 शवों के अवशेष एक साथ मिले हैं, मतलब सामूहिक रूप से उनको जलाया गया होगा। तो यहाँ पे एविडेंस जो है वो मास ब्यूरियल के मिले हैं, उसके साथ ही साथ स्तंभ गर्त यहाँ पे मिले हैं। जो यहाँ पे जो है वो ऐसे चूल्हे मिले हैं जो स्तंभ गर्त हो, यहाँ पे जो है वो जो हीटर्स है वो मिले हैं, यहाँ पे स्तंभ गर्त जो है वो यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ से 11 मानव समाधियां हैं, और 8 जो गर्त चूल्हे मिले हैं। 8 जो चूल्हे गर्त मिले हैं, जिनको हीथर कहा जाता है, हीथर इनको बोलते हैं। एक समाधि में एक साथ 4 मानव जो है, 4 जो कंकाल है उनको दफनाया गया है। तो एक साथ जो है वो कितनों को दफनाया गया है, तो एक साथ 4 को दफनाया गया है। यहां से प्राप्त कंकाल युद्ध या फिर हिंसा के संकेत दिखाते हैं, क्योंकि सिर में पत्थर जो है वो धसा हुआ मिला है। तो ये सब दिखाता है कि युद्ध जो है वो होते थे, जो कि भारत के मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो माना जाएगा। महदहा की बात करें तो महदहा भी आपको याद होगा। महदहा जो है ये क्या है, तो महदहा जो है वो प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ कहाँ है, यूपी में है। तो यहां से क्या मिला है, प्रतापगढ़ लिख लो। यहां से क्या मिला है, तो यहां से स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल जो है वो दोनों का युगल जो है वो मिला है। पुरुष और महिलाओं को एक साथ जो है वो दफनाया गया है, या फिर शवावधान आप कह सकते हो। दूसरा जो है वो दमदमा है। दमदमा भी याद रखना है। यहां से क्या हुआ है ना कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, मतलब 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। तो दमदमा आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो जीएनपी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। तो जीएनपी का अर्थ है कि एक देश के सामान्य निवासी, चाहे वो देश के भीतर हो चाहे वो देश के बाहर हो, वो एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, फाइनल जो गुड्स होता है और फाइनल जो सर्विसेज होती हैं, उनका मौद्रिक मूल्य क्या है। मतलब सीधी सी बात है कि यह नागरिकता पर केंद्रित जो है वो होता है। ये नागरिकता पर केंद्रित होता है। भारतीय व्यक्ति चाहे विश्व में भी उत्पादन कर रहे हो, उन सबको यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है।
ठीक है, चाहे भारत में हो चाहे विश्व में हो, कहीं भी ये उत्पादन करेगा। इसमें भारत में रह रहे विदेशी निवासियों की आय को शामिल जो है वो नहीं किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। जीएनपी की गणना करते समय देश की जो घरेलू सीमा के भीतर रह रहे जो भी विदेशी होते हैं उनके द्वारा अर्जित जो भी आय होती है उन सबको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो निवासी नहीं होते हैं भारत के। तो इसी कारण से जीएनपी का जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना तो उसमें आएगा जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में विदेशी और भारतीय दोनों को शामिल किया जाता है। क्योंकि भारतीय सीमा क्षेत्र में जो भी उत्पादन और सर्विसेज होता है ना, फाइनल मौद्रिक मूल्य, वो रखा जाता है जीडीपी में। अब इस जीडीपी में हमको क्या घटाना होगा, तो जीडीपी में पहली बात तो हमको क्या करना होगा कि भारत में जो भी जो विदेशी लोग ने कमाया होगा वो घटाना होगा। दूसरा जो है वो भारत के जो लोग होंगे, वो विदेश में जो कमाए होंगे, भारत के भी तो लोग विदेश में कमाएंगे ना, तो इस कारण से एक्स माइनस एम इसको कहा जाता है। एक्स माइनस एम मतलब भारत के जो लोग विदेश में कमाए होंगे और भारत में जो विदेशी कमाए होंगे उनको जो है वो घटाना होता है। ठीक है, उनके जो है वो डिफरेंस को रखना होता है, उसके बाद जीडीपी में उसको जोड़ा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि निजी प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंस जो होता है और बाह्य ऋण जो होता है, इंटरेस्ट जो रिसिप्ट होता है, उस पर ब्याज की प्राप्ति जो है वो जीएनपी का हिस्सा होता है। पहली तो आपको बाहर से पैसा आ रहा है, तो विदेश में काम करने वाले जो भी भारतीय होते हैं वो जो पैसा भेजते हैं उनको बोला जाता है रेमिटेंस। तो ये जो है वो एक व्यक्ति भेज रहा है तो वो प्राइवेट पैसा भेज रहा है, इस कारण से उसको प्राइवेट रेमिटेंस बोला जाएगा। और भारत सरकार के द्वारा दिया गया जो ऋण पर ब्याज होता है, क्योंकि भारत जब लोन लेती है तो वो भारत सरकार उस लोन को पे करने के लिए उस लोन का इंटरेस्ट भी पे करेगी, तो वो जो लोन का ब्याज दे रहा है तो उसको जो है वो इंटरेस्ट रिसिप्ट बोलेंगे, जो कि एक्सटर्नल लोन पे लिया गया है। तो विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो होता है, जिसको एनएफआईए कहा जाता है, काफी जो है वो आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसीलिए जो है ये जो है वो जीएनपी में शामिल होता है। तो ये आपको एकदम याद रखना है, रट लीजिएगा अभी के हिसाब से। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इस बारे में चर्चा जो है वो कर लिया जाएगा। तो यहां से तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में उद्यमों के स्वामित्व जो होता है, ओनरशिप, और जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर जब उद्यम जो होते हैं, जो इंडस्ट्री होते हैं, उनको यदि ओनरशिप के आधार जो है वो सरकार के पास होती है तो उसे जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जब सरकार के पास सारी चीजें होंगी तो वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा, और जब निजी व्यक्ति के पास होगी तो वो निजी क्षेत्र कहलाता है। और जब स्वामित्व जो है वो निजी व्यक्ति के पास होगी तो उसे जो है वो निजी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उद्यमों और स्वामित्व जो होता है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला तो सही है। दूसरा है कि रोजगार की शर्तों के आधार पर अर्थव्यवस्था को जो है वो संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में बांटा जाता है। तो ये भी जो है वो सही है। जहां रोजगार की शर्तें जो है वो नियमित है, सरकारी नियमों जैसे कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, इन सब का पालन किया जाता है, तो वो संगठित रोजगार होते हैं। और वहीं जो है वो असंगठित की बात करें, जहां रोजगार जो है वो सुरक्षित नहीं होता है, असुरक्षित होता है, जैसे कि कोई जो है वो दिहाड़ी मजदूर करने वाला हो, घर बनाने वाला हो, दिहाड़ी मजदूर हो, वो सब इसमें शामिल होता है। जहां पे कोई नियम जो है वो लागू नहीं होते हैं तो ये असंगठित क्षेत्र जो है वो कहलाता है। उसके साथ ही साथ हमारा एक और डिवीजन होता है, तो यहां से तो दोनों सही हो गया। इसके साथ ही साथ हमारा एक डिवीजन होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और टर्शियरी सेक्टर हो गया। प्राइमरी में कृषि आता है। अब उस जो प्रोडक्ट आया, रॉ मटेरियल है, उसको इंडस्ट्री में जो है वो प्रोसेस करिएगा, तो दूसरा जो है वो सेकेंडरी सेक्टर आता है, और तीसरा जो है वो सर्विसेज सेक्टर आता है, जहां पे सर्विसेज और की बात की जाती है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी का नेचर है, उस पर प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और जो है वो टर्शियरी सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट आपका कैसा है, तो उस कारण से आपको ऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित में बांटा जाता है। बेस्ड ऑन द ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर उसको जो है वो प्राइवेट और पब्लिक के रूप में बांटा जाता है। तो आगे कभी और डिस्कस किया जाएगा, अभी के लिए इतना रखो। कोशिका विभाजन के संदर्भ में कोशिका के अंगों के कार्यों पर आपको विचार करना है।
तो आपका पहला स्टेटमेंट है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो दो टाइप के होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक जो है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, उनके बीच जो जो भी पदार्थ होते हैं उनके परिवहन का यह मुख्य मार्ग होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेन पाथवे होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है, तो ये परिवहन के चैनल के रूप में काम करता है, विशेष करके जो प्रोटीन्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, इन सबको एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाता है, यही अंतः द्रवी जालिका इसको कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा है कि राइबोसोम जो होता है वो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है, तो ये भी सही है। प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन जो है वो राइबोसोम में ही होता है। यह अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ कर बनता है और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है। राइबोसोम जो होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पे पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में ये मुक्त रूप से जो है वो पाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां से सही हो गए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम मंत्रिमंडल जो 1947 के संदर्भ है उस पर बात करनी है। तो जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था। तो जॉन मथाई जो है उनको रेलवे और परिवहन बनाया गया था और बाद में उनको जो है वो वित्त मंत्री जो है वो बनाया गया था। तो ये तो सही हो गया। ये सही है, बाद में इनको वित्त मंत्री भी बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। सनमुखम जो चट्टी है, आर के सनमुखम चट्टी है, ये उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला जो है वो वित्त मंत्री होने का गौरव प्राप्त है और उन्होंने ही भारत का पहला बजट भी पेश किया था। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा आंसर बनेगा। कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। रक्षा मंत्री जो है वो बलदेव सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना के संदर्भ में आपको बात करनी है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना में भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना की जो शुरुआत हुई थी वो जून 1995 में की गई थी। तो आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से उसकी जो धारा 35A है इसके माध्यम से 1995 में जो है वो पहली बार बैंकिंग लोकपाल योजना जो है वो स्टार्ट किया गया था और बाद में इसमें जो है वो 2002 में अमेंडमेंट किया गया है। 2006 में संशोधन किया गया है, नॉट दो, 2006 में इसमें जो है वो संशोधन किया गया। तो पहला सही। इसका उद्देश्य है कि बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान त्वरित होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए और वो किफायती होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उसके साथ ही साथ क्विक रिस्पॉन्सेज जो है वो शिकायतों का मिलना चाहिए। तो यह जो है वो एक अर्ध न्यायिक पदाधिकारी होता है। इसका उद्देश्य होता है ग्राहकों की जो भी शिकायतें होती हैं, जैसे एटीएम कार्ड हो गया, चेक हो गया, इन सब से संबंधित जो भी शिकायतें होती हैं उनका निशुल्क आपको सहायता देना है और उसी के साथ साथ क्विक रिस्पॉन्सेज आपको देना पड़ेगा। तो ये लोकपाल वाला है, आगे डिस्कस करेंगे। सी आपको ध्यान रखना है, 1995 आपको ध्यान रखना है। जो सेल है, सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब रॉक्स होते हैं। तो रॉक का वर्गीकरण और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में आपसे जो है वो बातें पूछ रही है। तो कथन के बारे में बात जो है वो करते हैं। तो भारत में भारत में बोल रहा हूँ, जो चट्टाने होती है ना वो तीन टाइप की होती हैं। पहला जो होती है वो बेसाल्ट चट्टाने होती है, दूसरा जो होती है वो सेडिमेंट्री चट्टाने होती है और तीसरा जो होती है वो मेटामॉर्फिक चट्टाने होती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, मेटामॉर्फिक चट्टाने। तो आपको दिया हुआ होगा अग्नेय चट्टाने जो होती हैं, इग्निशियस इसको चट्टान बोलता है, यही बेसाल्ट चट्टान, इग्निशियस चट्टान आपको रखो। सबसे पहला जो है वो ना अग्नेय चट्टान ही होता है, इग्निशियस चट्टान ही होता है। आगे बात हम करते हैं एक एक करके। तो पहली बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो स्तरों या फिर परतों में निक्षेपित होते हैं और इनमें जो है वो जीवाश्म पाए जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट तो यही होता है। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं अग्नेय चट्टान की, जिसको इग्निशियस रॉक बोल रहा है। तो इग्निशियस रॉक जो होते हैं, इग्निशियस जो सेल होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला जो भी मैग्मा होता है और जब वो जमीन पे पहुंचता है तो उसको लावा बोल देते हैं। इनके जमने से बनती है। ठीक है, इनके जमने से बनती है। तो मैग्मा जब ठंडा होता है, उस ठंडे होने के बाद जो सॉलिड बनता है उसको अग्नेय चट्टाने, उसको इग्निशियस चट्टाने बोलते हैं। इसीलिए इन्हें जो है वो प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं, इनको प्राइमरी सेल भी कहते हैं। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है ना, इसका जो निर्माण हुआ है वो बहुत पहले हुआ है, पृथ्वी के बहुत पहले हुआ है। तो वहां पे जीवाश्म जो है वो नहीं मिलता था, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई भी जीवाश्म जो है वो नहीं मिलेगा।
क्योंकि उस समय जीव था ही नहीं पृथ्वी पे। उस समय पृथ्वी एक आग का गोला के रूप में था। बस धीरे धीरे समय के साथ जो है वो चट्टाने पिघलकर जो है जो मैग्मा जो है वो लावा बना, लावा बन के वो धीरे धीरे जो है वो चट्टानों का फॉर्मेशन जो है वो ऊपर लेने लगा। तो ये पहला हुआ, पहला तो सही हो गया, इग्नियस। अब यही इग्निशियस जो है ना, इनमें अवसाद आने लगा, इनमें जो है वो टूटने लगा। तो टूटने लगा तो उसमें परतें तो होगी ना, स्तरें तो होगी, परतें तो होगी, ये तो होती ही है। अब इसमें जीवाश्म भी पाया जाएगा, क्योंकि ये तब का समय है ना जब पृथ्वी पे जीव जो है वो आ गए थे। पृथ्वी पे जीव जो है वो आ गए थे, तो जीवाश्म यहाँ पे मिलता है। तीसरा जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित चट्टाने होती हैं। कायांतरित चट्टाने होती हैं, चाहे वो आग्नेय चट्टाने हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, चाहे वो इग्निशियस रॉक हो। जब उस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से वो जो है वो टूटने लगती है, अपना रूप जो है वो चेंज करने लगती है। तो मेटामॉर्फिक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक रूप चेंज कर दे या फिर इग्निशियस रॉक रूप चेंज कर दे, उसके कारण ये जो है वो बनता है। तो इसकी संरचना जो है वो उच्च ताप और दाब पर जो है वो निर्भर करती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जैसे कि चूना पत्थर है, उस चूना पत्थर से संगमरमर बन जा रहा है, तो ये कायांतरित चट्टाने ही होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, इसकी बात जो है वो की जा रही है, असत्य की बात की जा रही है। तो अवसादी सैलों में जल निर्मित नहीं हो सकता है। अवसादी जो सेल होते हैं उसमें जल निर्मित नहीं हो सकता है। सेडिमेंट्री रॉक कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन वाटर। पहला तो यही है। तो आपसे गलत पूछा जा रहा है कि इसमें गलत जो है वो कौन सा है, तो ये जो है वो पहला विकल्प ए जो है वो गलत है, क्योंकि अवसादी सेल जो होती है वो जल में ही सर्वाधिक निर्मित होती है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि ये सेल जो है वो आर्किटिस्टिक हो सकती है, तो ये सही है। ठीक है, अमॉर्फस हो सकती हैं। कायांतरित सेलों का निर्माण जो है वो पूर्ववर्ती सेलों के परिवर्तन से ही होता है, तो ये भी जो है वो सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला ही गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल पूछा जाए कि विद्युत धारा जो होती है उनके प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों के संदर्भ में आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, केतली जो होता है जो पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, टोस्टर जो ब्रेड के लिए यूज करते हैं, वो विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट पे चलता है। तो यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार जैसे कि नाइक्रोम में धारा गुजारते हैं तो वो गर्म हो जाती है, जैसे प्रेस हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, तो जूल का हीटिंग इफेक्ट पे चलता है। जूल का हीटिंग इफेक्ट पे ये चलता है, यही तो है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, जूल का हीटिंग इफेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिक घंटी होती है, इलेक्ट्रिक वेल जो होती है वो विद्युत धारा के मैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित होता है, ना कि तापीय इफेक्ट पर। तो ये भी जो है वो सही होता है। जब किसी तार में धारा गुजारते हैं तो वहां पे चुंबक भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इलेक्ट्रिक घंटी में जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, विद्युत चुंबक होता है, और जो हथौड़े को आकर्षित कर कर घंटी जो है वो एक टाइम पे बजा देता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध शासक जो बिंबिसार है, उसके संदर्भ में आपको बताना है बिंबिसार के बारे में। तो हर्यक जो वंश है उसके शासक बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जो जीवक था उसको भेजा था। तो बिंबिसार जो है वो बुद्ध के समकालीन थे, उनके मित्र थे। और जब बुद्ध जो है वो बीमार पड़ गए थे तो बिंबिसार ने अपने जो प्रसिद्ध वैद्य जो उनका जीवक था उनकी सेवा में उन्होंने भेजा था। जीवक को अवंती के राजा जो प्रगोत है इसके इलाज के लिए भी भेजा गया था। तो ये भी पूछा जाता है। जीवक को जो है वो अवंती के राजा जो है वो राजा प्रगोट जो थे ना, इनके लिए भी भेजा गया था। ये भी सवाल जो है वो पूछा गया एग्जामिनेशन में। दूसरा सवाल है कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का जो है वो विस्तार किया था। तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। बिंबिसार ने प्रमुख रूप से 3 विवाह जो है वो किया था। पहला तो कौशल राज्य से उसको कोई दिक्कत ना हो, इस कारण से कौशल राज्य के दिक्कत ना हो, इस कारण से कौशली कुमारी, कौशली जो देवी है उससे जो है वो विवाह कर लिया, पहला विवाह हो गया। दूसरा विवाह जो चेलना से कर लिया, जो कि लिच्छवी लिच्छवी की राजकुमारी थी। तीसरा विवाह जो है उसने जो है वो क्षेमा से कर लिया, जो कि मद्र जो क्षेत्र है उसका जो था। तो इन्होंने अपना जो राज्य है उसको मजबूती, उसको जो है विस्तार किया वैवाहिक संबंधों से।
तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल और इस सेट का लास्ट सवाल की बात करते हैं कि मनुष्य में जनन अंगों और स्रावित हार्मोन के संदर्भ में आपको बात करनी है। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि मादा जनन अंगों में मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो निकलता है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, जो कि कहां से निकलता है, तो ये ओवेरी से निकलती है। ओवेरी मतलब अंडाशय से निकलती है। अंडाशय की कौन सी, तो अंडाशय की ग्रिफियन फॉलिक्स जो सेल होती है वहां से निकलती है। ग्रेफियन फॉलिकल्स जो सेल होती है वहां से ये निकलती है। ये कि द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जरूरी होता है एस्ट्रोजन। सेकेंडरी लैंगिक लक्षण होता है जैसे बाल आ जाना, जैसे कि जो जो क्या बोलते हैं, चेस्ट, जो चेस्ट जिसको ब्रेस्ट कह लो, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाना, ये सब यहाँ पे आता है, ठीक है, जिसको सेकेंडरी लैंगिक लक्षण बोलते हैं। वहीं प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें जो कि महिलाओं में होता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। सबसे पहले तो यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो ये कहां से निकलता है, ये कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है और गर्भावस्था बनाए रखने के लिए ये हेल्प करता है। तो ये जो है वो गर्भावस्था में जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसमें ये हेल्प करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दोनों के बारे में आपने जान लिया। रिलैक्सिन हार्मोन भी गर्भावस्था के दौरान मादा शरीर से स्रावित होती है, तो ये भी सही है। जब जो महिला है वो प्रेग्नेंट रहती है, जब गर्भावस्था में रहती है, तो ये हार्मोन जो जैसे मान लो कि 9वें महीने या फिर 8वें महीने के आसपास है, तो वहां पे जो अंतिम चरण जब होता है वहां पे अंडाशय और जो प्लेसेंटा होता है इसके द्वारा ये जो है वो निकलता है। ओवेरी जो होता है और प्लेसेंटा होता है इसके द्वारा ये हार्मोन जो है वो निकलता है। और पेल्विक ग्रिडल जो होता है, आपका जो पैर होता है जहां पे जननांग होती है ना, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन विशेष रूप से हम महिलाओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वहां का जो पेल्विक ग्रिडल होता है ना, उसके जो हड्डियां होती हैं, उनके जो स्नायु होते हैं, उनको ढीला करता है ये हार्मोन, ताकि बच्चा जो है वो निकल पाए, ताकि प्रसव जब हो, बच्चे का जब जन्म हो, तो वो आसानी से हो सके। तो इस कारण से रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये रहा सेट नंबर 6, जहां पे हमने काफी डिटेल से 30 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।